हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 19 जून 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। और आज से हम गूगल प्ले स्टोर पर डेली आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर का टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है, ये भी अपडेट कर रहे हैं। तो उसको देने के लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आगे बढ़ेंगे। हमारा टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है और ये हमारे नोट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों के पास नोट्स पहुंच गए हैं वो कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं बहुत जल्द आपके हाथों में अपने नोट्स होंगे। और नोट्स कैसे हैं, जिन लोगों के पास पहुंचे वो बताना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे हमारे थॉट ऑफ द डे की। हमारा आज का जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। लाइफ में क्या होता है, कोई भी बड़ी कामयाबी एकाएक नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कि रात में आप कोई काम करके सो और मॉर्निंग में उठो तो आप बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही होगी। आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लगातार छोटे छोटे लेवल पर काम करना पड़ता है, लगातार छोटे छोटे काम करना पड़ता है, और वही छोटे छोटे काम मिलकर एक समय में जाके बड़ी कामयाबी बनते हैं। जैसे एक छोटी छोटी बूंदों से मिलकर पूरा समंदर बन जाता है, उसी प्रकार से आपके छोटे छोटे प्रयास, आपके छोटे छोटे बदलाव एक बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है रोमानिया के राजदूत के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। काफी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर अंजलि पाठक का है, दूसरा उत्तर सिंटू पंडित का है और तीसरा उत्तर शिवम सिंह का है। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट, उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रिवीजन पिछले जो हमारा करंट अफेयर था उसके पढ़े गए प्रश्नों का। पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस अभिनेता ने आत्महत्या की है, और ये सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा प्रश्न, सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो यह आरोग्य पथ है। तीसरा प्रश्न, युवा पेशेवरों के लिए नवीन विचारों तक पहुंचने के लिए सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यह सहकार मित्र योजना है। चौथा प्रश्न, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है, और ये बना है NHAI। पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है, और ये खोला गया है उत्तराखंड में। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। सातवां प्रश्न, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो डॉक्टर रतन लाल ने। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का निधन हो गया। तो इनका नाम था गुलजार दहलवी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा कितनी राशि से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ होगा। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ होगा 50,000 करोड़ रुपए की राशि से, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब क्या है यह अभियान और क्यों शुरू किया जा रहा है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 20 जून को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजीविका, यानी कि लोगों को अपन जीवन यापन कर सकें, उसके लिए उन जीवन यापन के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की जा रही है। नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसकी शुरुआत की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी बिहार के खगड़िया जिले के अंदर तेलीहार गांव है, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। उद्देश्य क्या है कि अभी क्या हुआ आप सभी को पता, कोविड-19 के कारण प्रवासियों की जो समस्या आई है, जो मजदूर लोग थे वो अपने गांव, अपने घर वापस लौटे हैं। तो ऐसे में गांव में उन मजदूरों को रोजगार मिल सके, जीवन यापन के साधन मिल सकें, और उसी के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इसके करीब 116 जिले हैं जहां पर इसको लागू किया जाएगा, जहां पर प्रवासी मजदूर लौटे हैं और उनकी संख्या करीब 25,000 से ज्यादा है। ऐसे जिलों के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि भारत कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य चुना गया है। याद रखिएगा, भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है और 2 वर्ष के लिए चुना गया है। हर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, और भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी ये जो है सुरक्षा परिषद का चुनाव इनके द्वारा जीता गया है। तो कुल 193 सदस्यों वाली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने 184 मत भारत को इसके पक्ष में प्राप्त हुए थे। भारत जो है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है और 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का एकमात्र उम्मीदवार था। तो भारत का चुना जाना लगभग तय था।
बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और संयुक्त जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, आपको याद रखना है। एक 5 स्थायी सदस्य होते हैं और प्लस 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी इसकी कुल सदस्य संख्या 15 होती है। तो इनमें से जो 5 हैं उनके पास वीटो पावर है। ये 5 कौन कौन से? सबसे पहले तो आप यूएस को जोड़ लें, उसके बाद में रशिया, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में फ्रांस और उसके बाद में ब्रिटेन। ये 5 जो देश हैं वो इसमें इनके पास में क्या है? वीटो पावर है। ये स्थायी सदस्य, बाकी 10 अस्थायी हैं जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो है टीएस तिरुमूर्ति। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि ऑस्ट्रिक प्राइड डे कब मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रिक प्राइड जो मनाया जाता है वो 18 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 18 जून को ऑस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये जागरूकता लाना है कि ऑटिज्म जो है किसी प्रकार की एक बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, ये एक प्रकार का विकार है जो स्नायु तंत्र से संबंधित है और इसके कारण जो व्यक्ति होता है या खासकर जो बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है उसके व्यवहार में और सामाजिक संपर्क में थोड़ा सा असंतुलन आ जाता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। वो बच्चा क्या होता है? खुद में ही ज़्यादा खोया रहता है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की करेंगे कि भारत पेट्रोलियम कहाँ वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगी। तो भारत पेट्रोलियम जो कि एक कंपनी है ये स्थापित करने वाली है पुणे में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो पेट्रोलियम क्षेत्र की बड़ी कंपनी है भारत पेट्रोलियम, ये अपनी जो वैश्विक व्यापार सेवाएं हैं उनके संचालन के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगी और ये स्थापित किया जाएगा पुणे में। ये आपको याद रखना है। इसका जो संचालन शुरू हो जाएगा जनवरी 2021 से ये केंद्र काम करना शुरू कर देगा और इसमें करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व स्तर पर डिजिटल इनोवेशन का समर्थन करेगा, यानी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस सेंटर में। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि किसने कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा 18 जून 2020 को भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है और इसमें प्रतिदिन 25 RT-PCR परीक्षण, प्रतिदिन 300 एलिसा परीक्षण, टीबी HIV के लिए अतिरिक्त परीक्षण और CGHS दरों के अनुसार काम करने की क्षमता, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें जो है चीज़ें काम कर सकेंगी। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि फिच रेटिंग्स ने भारत की जो सॉवरन रेटिंग है उसका जो परिदृश्य है उसमें बदलाव करते हुए इसको क्या कर दिया है। तो इसको हमारे लिए थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया है। पहले स्थायी थी, स्थायी से अब इसको नकारात्मक कर दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फिच रेटिंग्स ने भारत की जो सॉवरन रेटिंग है उसमें चेंज किया है और इससे स्थायी से चेंज करके अब नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने 8 साल में ऐसा पहली बार किया है जब जो भारत का आउटलुक है उसको घटाकर नेगेटिव किया है। इससे पहले मूडीज़ इसी प्रकार की एक संस्था है, उसने भी भारत की जो सॉवरन रेटिंग है वो घटाकर कर दी है Baa2। ये आपको याद रखना है, ये भारत की रेटिंग घटाई है। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस प्रदेश ने रज पर्व या राजा पर्व मनाया है। तो ये रज पर्व या राजा पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या पर्व है ये, क्यों मनाया जाता है, डिटेल लिख लीजिए। तो उड़ीसा के अंदर रज पर्व या राजा पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया और ये दिन 3 दिन का एक त्यौहार है और इसमें मानसून की शुरुआत में जो भूदेवी होती है यानी धरती को माता माना जाता है, उनकी विशेष पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता जो है वो मासिक धर्म से अपने गुजर रही है और चौथा दिन उनके स्नान का दिन होता है। तो इसमें क्या है, झूला झूलने की बड़ी विशेष प्रथा है, खासकर जो लड़कियां वगैरह होती हैं वो इसमें झूला झूलती हैं। बात उड़ीसा की करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये उड़ीसा यहाँ पर स्थित है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है और गहिरमाथा अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है जगन्नाथ रथ यात्रा पर। हर साल ये होती थी, करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेते थे। तो यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश के अंदर जो कोरोना वायरस का संक्रमण है और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की जो पूरी रथ यात्रा होती है उस पर इस बार रोक लगा दी है, ये आपको याद रखना है। और चीफ जस्टिस जो है वो ए बोबड़े, सर एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, इनके द्वारा, इसके अलावा जस्टिस दिनेश महेश्वरी और एस ए बोपन्ना, इनकी पीठ ने स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में, याद रखना, अब आप यहाँ पर आर्टिकल जो हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है वो कह सकते हैं कि भाई संविधान के मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन किया गया है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में पूरी तरह से है और उसको कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हमारे हर प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। तो यहाँ पर ये जो रोक लगाई गई है ये स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में लगाई गई है, यानी कि कोई ऐसी प्रथा अगर चल रही है जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य, जो जन सामान्य का स्वास्थ्य, उस पर उसका विपरीत असर पड़ सकता है, तो ऐसी धार्मिक प्रथा पर भी रोक लगाई जा सकती है। उसको इस मामले में नहीं कह सकते कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा में पुरी के इस साल की जो रथ यात्रा है उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी और यह उत्सव अगले 20 दिनों तक जारी रहता है। आगे बढ़ेंगे, बात 90वें प्रश्न की होगी कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? तो 100 कंपनियों की सूची है और इसमें भारत की केवल 2 कंपनियां शामिल हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में केवल 2 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, एक है जस्ट मनी और दूसरी है स्टेल एप्स। अब ये दोनों कंपनियां क्या करती है ये देख लीजिए। पहले जस्ट मनी की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये एक डिजिटल भारत का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ऋण उपलब्ध कराता है। आपको मोबाइल खरीदना है, आप किस्तों में मोबाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप जस्ट मनी का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्टेल एप्स जो है वो एक डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी उद्योग जो होता है उसकी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण कार्यों से के लिए काम करता है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसका जो है स्विट्जरलैंड में एक एनजीओ है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात होगी कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो मेजबानी की जाएगी वो बहरीन के द्वारा की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एशियाई पैरालंपिक समिति जो है उसने बहरीन में आयोजित होने वाले जो एशियाई युवा पैरा गेम्स हैं इनके चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है और इन खेलों में करीब 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट्स भाग लेंगे जो अलग अलग 9 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉस्किया, गोलबॉल, पैरा ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल, ये प्रतियोगिताएं हैं जो इसमें आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया जाएगा बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा किया जाएगा, उसके सहयोग से किया जाएगा। अब बात हम बहरीन की करते हैं। यहाँ की राजधानी मनामा है, प्रधानमंत्री HRH सलमान बिन हमास अल खलीफा हैं और मुद्रा बहरीन दिनार है। चलिए मैप में मैं आपको बहरीन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको बहरीन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। तो अरब देशों के पास में आप देखेंगे ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो येलो कलर का बहुत छोटा सा देश दिखाई दे रहा है कतर के जस्ट बगल में, ये बहरीन है जिसकी राजधानी यहाँ पर आप मनामा देख पा रहे हैं। पर्शियन गल्फ में ये यानी कि फारस की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर और आपने देखा आज से हमने सवालों की संख्या बढ़ा दी। कल और ज़्यादा सवाल मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको 15 से 20 सवाल पर डे अब आपके लिए करंट अफेयर के जुटा पाऊं। चलिए अब आप बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।